ग्रुप से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे दोनों ग्रुप वाले, क्योंकि बाद में मेरे से मत पूछना कि सर वापस बता दो एक बार। ठीक है। राजस्थान का एक जिला है और ये जिला शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान का एक जिला जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इस क्षेत्र में शुष्क क्षेत्र में होने की वजह से उस जिले में केशिकाकर्षण की क्रिया कैपिलरी एक्शन है वो ज्यादा होता है, और कैपिलरी एक्शन की वजह से धरातलीय मिट्टी में वहां सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कैपिलरी एक्शन है, केशिकाकर्षण की क्रिया होती है वहां पर, और उसकी वजह से धरातलीय मिट्टी है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और सोडियम क्लोराइड ज्यादा होने से वहां की मिट्टी बंजर हो गई है। मिट्टी कैसी हो गई है? बंजर हो गई है। ये इलाका अपने समीपवर्ती भाग से समुद्र तल से थोड़ा सा ऊंचा है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। इस जिले के कुछ भाग में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। वो खारे पानी की झीलें, वो कौन से भी झीलें हो सकते हैं, वो खारे पानी की झीलें इस जिले के एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा हैं। वो एरिया किस दिशा में है, इस जिले के किस दिशा में है, ये बताना है। क्या अच्छा आपकी खास दोस्त हैं क्या? फिर आप इधर आ जाओ ताकि बैलेंस रहे। आंसर कोई भी दे सकता है, जो सबसे पहले देगा वो आंसर है वो सही माना जाएगा। दिशा बतानी है, उस जिले के किस भाग में कौन सी दिशा में है ये खारे पानी की झीलें ज्यादा पाई जाती हैं। बता रहे हैं या पास करना चाह रहे हैं? किस भाग में? दक्षिण पूर्व भाग में। बी वाले आपके नेगेटिव होगा नहीं, दक्षिण पश्चिम भाग में। ठीक है। पूर्वी भाग में। कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। नागौर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अगर उसको थोड़ा सा भी उसका मैप ध्यान रहेगा ना, तो आप सांबर का भी अगर मैप ध्यान में होता तो सांबर झील है वो जयपुर और अजमेर की सीमा पर पड़ती है, तो आपको ध्यान रहता कि है वो कौन सी दिशा में है, पूर्वी भाग में। बाड़मेर में है, लेकिन बाड़मेर की धरातलीय मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा इतनी नहीं पाई जाती। ठीक है। अब हाँ चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने क्या क्या चीजें बताई थी। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में ही आता है। ठीक है। दूसरा, बाकी पूरा राजस्थान का पश्चिमी भाग, पहले उसको सुन लो। पूरा राजस्थान का पश्चिमी भाग औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर समुद्र तल से। नागौर की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 500 मीटर, इसलिए कहलाता है नागौरी उच्च भूमि। नागौर, इसका मतलब 300 से 500 मीटर केवल नागौरी उच्च भूमि ऑप्शन रह गया। नागौर है, उसमें जो खारे पानी की झीलें हैं वो केशिकाकर्षण की वजह से बनी। केशिकाकर्षण की वजह से इसलिए बनी क्योंकि जो समुद्री जल होता है उसमें सोडियम क्लोराइड के बाद में सबसे ज्यादा पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा इन झीलों में है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। इस आधार पर 2005 में डॉक्टर HS शर्मा के द्वारा ये बताया गया कि इन झीलों का निर्माण केशिकाकर्षण की वजह से हुआ है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। अब ये झीलें हैं, ये ज्यादातर झीलें हैं वो पूर्वी भाग में है। क्लियर है? क्वेश्चन को हो ध्यान से सुनना। पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में
पर्मियन और कार्बोनीफेरस काल से लेकर आज तक के खूब सारे अवसाद पाए जाते हैं। कार्बोनीफेरस काल से लेकर आज तक के खूब सारे अवसाद वो पाए जाते हैं। और ये जो अवसाद पाए जाते हैं या चट्टानें पाई जाती हैं, ये चट्टानें अलग अलग समय की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जूरेसिक काल की भी है वो चट्टानें पाई जाती हैं। जूरेसिक काल की चट्टानें पाई जाती हैं। उन जूरेसिक काल की चट्टानों को जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। उन श्रेणियों में से कोई भी 2 श्रेणियां आपको बतानी है। एक बताओगे 1 नंबर मिल जाएगा, 2 सही बताओगे 2 मिल जाएंगे, एक गलत बताओगे -2/3 मिल जाएगा। कोई भी 2 श्रेणियां। और अगर आपकी जैसे अगर किसी की इच्छा हो ना कि भाई हम पास करना चाह रहे हैं तो बता देना कि भाई हम पास करना चाह रहे हैं। ऑप्शन नहीं है। क्योंकि फिर ये भी तो ऑप्शन कहेंगे कि हमें भी ऑप्शन मिलेगा। गलत करवा दे भरत इनका। मतलब बताना चाह रहे हो या ट्रांसफर करना चाह रहे हो? अच्छा ट्रांसफर, इससे बढ़िया मौका मिलेगा ही नहीं। गलत बताने का कुछ कटेगा नहीं। क्वेश्चन मैंने पहले कहा था कि ध्यान से सुनना। पश्चिमी राजस्थान में जूरेसिक काल में निर्मित है वो चट्टानें हैं, उनको कई श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, उनमें से कोई 2 श्रेणियों के नाम बता दो मेरे को। अरे ये तो बता सकते हो आप लोग। एक श्रेणी का नाम बताओगे 1 नंबर मिलेगा, 2 का मिलाओगे 2। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैं जब आंसर बताऊंगा तब आप कहोगे कि है वो, ये तो पता था। जूरेसिक काल की पश्चिमी राजस्थान में चट्टानें पाई जाती हैं। उन चट्टानों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। उनमें से कोई भी 2 श्रेणियों के नाम बता दो मेरे को, जो जूरेसिक काल की चट्टानें हैं उसके। नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, गलत के नंबर नहीं कटेंगे। नहीं है। मैं बता देता हूं, चलो देखो। एक तो लाठी श्रेणी, मैंने कहा था ना इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो बेडेसर, बैसाखी, जैसलमेर और लाठी, ये 4 श्रेणियां पाई जाती हैं जूरेसिक काल की। बेडेसर, बैसाखी, जैसलमेर और लाठी। लाठी श्रेणी का नाम आपने सबने हो सुना हुआ है, एक ये तो बता ही सकते थे। ठीक है, क्या है ये, क्या है मैं बता देता हूं। देखो, ये जूरेसिक काल में जो पश्चिमी राजस्थान में जितनी भी चट्टानें बनी, उन चट्टानों को वो अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। और उनमें से टोटल 4 श्रेणियां हैं पश्चिमी राजस्थान में। एक जैसलमेर, एक बैसाखी, एक बेडेसर और एक लाठी। तो लाठी श्रेणी है वो, इसका मतलब कब की बनी हुई? जूरेसिक काल की बनी हुई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में कार्बोनीफेरस काल से लेकर आज तक की चट्टानों के कई समूह हैं। जैसे अपन ने एक जूरेसिक काल की श्रेणियां पढ़ी, वैसे ही कई है वो काल की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये कार्बोनीफेरस से लेकर आज तक है वो, आज तक ज्यादातर टाइम पीरियड की चट्टानें पश्चिमी राजस्थान में हैं, ज्यादातर टाइम पीरियड की। उनमें से 2 श्रेणियां हैं, एक आबूर और एक पारेवार। एक आबूर श्रेणी
और एक पारेवार श्रेणी। ये दोनों श्रेणियां कौन से काल से संबंधित हैं, ये बताना है आपको। ये दोनों श्रेणियां हैं, ये कौन से काल से संबंधित हैं, ठीक है, ये बताना है। गलत बताने पर -2/3, सही बताने पर 2। और क्वेश्चन को पास करने का अधिकार है। पास करना चाह रहे हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में कार्बोनिफेरस काल से लेकर आज तक के समय में है वो कई अवसादी चट्टानें हैं, उनका निर्माण हुआ है, जिनका कायांतरण भी हो गया है। अब अपन चट्टानी पढ़ रहे हैं तो चट्टानों के बारे में बात करेंगे। तो कई है वो चट्टानें बनी, इन चट्टानों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। अब उनमें से 2 श्रेणियां हैं, एक आबूर श्रेणी और एक पारेवार श्रेणी। एक आबूर और एक पारेवार। और मुझे भरोसा है कि ये दोनों ही नाम आपके नहीं सुने हुए हैं। तो ये श्रेणियां किस काल की हैं, ये वो आपको बताना है। माइनस मार्किंग है नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि मतलब तुक्का मारे भी तो मारे क्या, ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना। जुरेसिक काल की, तो ये जुरेसिक काल की नहीं है, ये क्रिटेशियस काल की हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से अब की बार आसान पूछते हैं थोड़ा सा। पश्चिमी राजस्थान में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, और वो कोयला है वो लिग्नाइट कोयला है। वो कोयला कैसा है, लिग्नाइट कोयला। अब पश्चिमी राजस्थान में जो लिग्नाइट पाया जाता है, ये पर्टिकुलर एक काल का बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान वाला लिग्नाइट है वो पर्टिकुलर एक काल का बना हुआ है, ठीक है। उस काल का नाम क्या है? ये अभी तक का मेरा पूछा हुआ सबसे आसान क्वेश्चन है। कौन सा? कार्बोनिफेरस। बताओ जरा। माइनस मार्किंग तो है नहीं। टर्सरी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। टर्सरी काल का। कौन से काल का? टर्सरी काल का। ये तो टर्सरी काल, ये तो मेरे हिसाब से है वो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए था, ठीक है। चलो अगला बताओ जरा। भारत में ज्यादातर जो कोयला पाया जाता है वो कार्बोनिफेरस काल में बना, और कार्बोनिफेरस काल में बना, ठीक है। कार्बन का जमाव हुआ इसलिए उसका नाम रख दिया कार्बोनिफेरस, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिफेरस वाला कोयला है, इस कोयले को भारत में एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, भारत में, और वो नाम दिया गोंडवाना काल का कोयला। क्या नाम दिया? गोंडवाना काल का कोयला। अब ये जो गोंडवाना काल का कोयला है, ये गोंडवाना काल वाला कोयला एक बिटुमिनस कोयला है। मैं पूछने वाला तो यही था। मैं पूछने वाला था कि इसे भारत में क्या कहते हैं, लेकिन जब बता दिया तो क्वेश्चन आगे बढ़ गया। वो तो गोंडवाना काल वाला कोयला है, उसमें ज्यादातर बिटुमिनस है, और जो घटिया बिटुमिनस होता है उसको सब बिटुमिनस कहा जाता है। अब बिटुमिनस जो कोयला है उसको धातु कर्मीय कोयला कहा जाता है, क्योंकि धातुओं को गलाने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो बिटुमिनस होता है, इसको अवायुवीय दशाओं में गर्म किया जाता है। अवायुवीय दशाओं में, निर्वात में, वैक्यूम में गर्म किया जाता है। गर्म करने पर एक पदार्थ बनता है, और वो पदार्थ किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। किस नाम से? कोक के नाम से। बहुत बढ़िया, शाबाश। किसके नाम से? कोक के नाम से। जिसको आप कोकिंग कोयला कहते हो ना, वो कोक होता है, उसमें प्योर कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। ये मैंने बताया भी था, एक बार बताया था।
चलो अगला क्वेश्चन। तो दोनों से एक एक आसान हो गया ना, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में जो रेत पाई जाती है, उस रेत का रासायनिक विश्लेषण किया गया और रासायनिक विश्लेषण के आधार पर जियोलॉजिस्ट के द्वारा यह बताया गया कि ये रेत है वो बनी कैसे है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो भूगर्भवेत्ता हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जब पश्चिमी राजस्थान का केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, उसका केमिकल एनालिसिस किया, रासायनिक विश्लेषण किया, तो उसके निष्कर्ष के आधार पर है वो क्या बताया गया कि इस रेत का निर्माण हुआ कैसे है, ये आपको बताना है। और ये मेरे हिसाब से ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि पहले आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ है ये। बताओ जरा। देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, एक बोनस का क्वेश्चन इन्होंने सही बताया और एक खुद वाला बताया, इतने में ही आगे हो गए। तो ऐसा नहीं है, ये एक गलत करेंगे उसकी जगह आप सही करोगे, बराबर हो जाओगे। क्या है? तो जब तक मेरे को सुनेगा नहीं मैं प्लस कैसे लिखूंगा ये बताओ। हम्म? पश्चिमी राजस्थान में जो रेत पाई जाती है, उस रेत का रासायनिक विश्लेषण करने से जियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये बताया कि इस रेत का निर्माण हुआ कैसे है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने क्या बताया कि इस रेत का निर्माण हुआ कैसे। पश्चिमी राजस्थान में जो रेत पाई जाती है, सैंड पाई जाती है, बालू पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, बालू मिट्टी, उसका निर्माण कैसे हुआ? टेथिस सागर के अवसादों के जमाव से हुआ है। इधर से कोई बताना चाहता है? देखो प्रयास करोगे तभी तो गलत सही होगा। तो आपने प्रयास किया, गलत हो गए, कोई बात नहीं। बेसाल्ट चट्टानों से रेत कभी नहीं बनती है, ठीक है। अब सुनो इसका आंसर। पश्चिमी राजस्थान के रेत के रासायनिक विश्लेषण से यह पता चला कि ये रेत कोई हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत नहीं है, जैसा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है ना, लोएस मिट्टी का नाम सुना होगा आपने, कि लोएस मिट्टी है, हवा के साथ उड़कर है वो जमा होती है। पश्चिमी राजस्थान में जो रेत पाई जाती है, वो रेत है उसके रासायनिक विश्लेषण से यह पता चला कि यह मिट्टी ऊंचे पर्वतीय भागों से बड़ी नदियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके, परिवहन करके फिर जमा की गई है। और घर्षण और अपर्दन के प्रभाव से रेत में परिवर्तित हुई है, ठीक है। यानी नदियों द्वारा परिवहित मृदा है ये, जैसे जलोढ़ मिट्टी होती है नदियों के द्वारा परिवहन किया गया होता है, वैसी मृदा है। चलो अगला क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में खूब प्रकार के बालू के टीले पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें एक ऐसे बालू के टीले हैं, एक ऐसे बालू के टीले हैं जिनका पवन मुखी ढाल और पवन विमुखी ढाल है। एक तो पवन मुखी ढाल और एक पवन विमुखी ढाल। पवन मुखी ढाल इनका तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है, स्टीप होता है, तेज ढाल होता है, जबकि पवन विमुखी ढाल मंद ढाल होता है। और सामान्यतः यह बालू के टीले समुद्र के तटवर्ती भागों में बनते रहते हैं। तटवर्ती भाग होते हैं वहां पर ऐसे बालू के टीले नॉर्मली पाए जाते हैं। ये बालू के टीले हैं कौन सी प्रकार के? बता रहे हो या पास कर रहे हो?
बताओ जरा क्या लिखना है, मतलब अनुदैर्ध्य, ये फोकट का क्वेश्चन है। पैराबोलिक, पैराबोलिक कौन से होते हैं, पैराबोलिक। सिर्फ एक ही तो बालू के टीले हैं जिनका है वो पवन मुखी ढाल है, वो तेज होता है, पवन विमुखी ढाल मंद होता है, पैराबोलिक। दो क्वेश्चन को मिलाकर पूछा था मैंने, एक तो पूछा हुआ है वो आरपीएससी के एग्जाम में पैराबोलिक के ढाल के बारे में, और दूसरा पूछा हुआ है यूजीसी नेट के एग्जाम में कि समुद्र के तटवर्ती भागों में सामान्यतः कौन सी प्रकार के बालू के टीले पाए जाते हैं, पैराबोलिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो एक आसान आपसे बनता है। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में ये बालू के टीले पाए जाते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और इन टीलों को, बालू के टीलों को अवशिष्ट अवरोधी जीवाश्म युक्त बालू का स्तूप कहा जाता है। अवशिष्ट अवरोधी जीवाश्म युक्त बालू का स्तूप कहा जाता है, फोसिलाइज्ड सैंड ड्यून्स कहा जाता है इनको। ठीक है, ये बालू के टीले हैं कौन से, जीवाश्म युक्त बालू का स्तूप। मतलब सही तो बताओगे। बताने का मन नहीं कर रहा, पास करना चाह रहे हैं, पास। ठीक है, बताओ जरा। पश्चिमी राजस्थान में ऐसे बालू के टीले पाए जाते हैं जिनको अवशिष्ट अवरोधी जीवाश्म युक्त बालू का स्तूप कहा जाता है। जीवाश्म पाए जाते हैं उसमें, इसलिए जीवाश्म युक्त बालू का स्तूप। और ये ज्यादातर मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय जिलों में हैं कौन से, बरखान। कौन से हैं, बरखान। अब सुनो, ये हैं अवरोधी बालू का स्तूप। अब आंसर भी मैंने बता दिया था। पूरा नाम अवशिष्ट अवरोधी जीवाश्म युक्त बालू का स्तूप, तो नाम तो मैंने खुद नहीं बता दिया, अवरोधी बालू का स्तूप। और अवरोधी आपने पढ़े हुए हैं, ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून्स है, उसका नाम सुना हुआ है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता था। चलो अगला क्वेश्चन, अजमेर, पीसांगन, ब्यावर, मांगलियावास, खास, जेठाना, रूपनगर, ये कुछ ऐसी जगह हैं। अजमेर, पीसांगन, ब्यावर, मांगलियावास, खास, जेठाना, रूपनगर, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां जहां रोही मैदान का विस्तार पाया जाता है या अंतरा पर्वतीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। ये जो अंतरा पर्वतीय मैदान वाला क्षेत्र है, ये अंतरा पर्वतीय मैदान वाला क्षेत्र है, ये राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश के उप प्रदेश का एक है वो हिस्सा है। राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश के उप प्रदेश का एक हिस्सा है। अजमेर, ब्यावर, पीसांगन, मांगलियावास, जेठाना, रूपनगर। ठीक है, यहां पर अंतरा पर्वतीय मैदान, इंटर माउंटेन प्लेन है वो पाए जाते हैं। ये इंटर माउंटेन प्लेन राजस्थान का कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसके सब डिवीजन का एक पार्ट है, भौतिक प्रदेश के उप प्रदेश का एक हिस्सा है।
प्रियंका आपके तो पढ़े हुए हैं, भूल गए? क्या सारे मिलके गलत जवाब दोगे? बताओ जरा। या पास कर रहे हो? अच्छा बताओगे। क्या है? मध्य अरावली। लूनी बेसिन। कौन सा है? लूनी बेसिन। ठीक है, लूनी बेसिन है, उसमें अंतरा पर्वतीय मैदान पाए जाते हैं और उसे रोही मैदान भी कहा जाता है। और ये अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अजमेर, पीसांगन, मांगलियावास, ब्यावर, जेठाना, खास, रूपनगर, बहुत सारी जगह हैं। ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे। लगभग बराबर आगे। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एक जिला है और उस जिले में अरावली महासमूह और विंध्यन महासमूह दोनों महासमूहों की चट्टानें पाई जाती हैं। एक अरावली महासमूह की चट्टान पाई जाती है और एक विंध्यन महासमूह की चट्टान पाई जाती है। यानी ऐसे कह सकते हो कि अरावली की चट्टानें पाई जाती हैं और विंध्याचल की चट्टानें पाई जाती हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ऐसे है वो कई जिले हैं, उसमें से वो जिला जहां से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, महान सीमा भ्रंश है, उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, वो जिला कौन सा है? सवाईमाधोपुर। अच्छा इन्होंने बोला, आपने नहीं बोला? अच्छा पहले किसने बोला था? ईमानदारी से, अच्छा ईमानदारी से बताओ। इन्होंने बोला ना? हाँ। अच्छा पहले इन्होंने बोला है। चलो चलो आगे के लिए है वो कर देते हैं कि आप हैंड रेज करके ही बोलोगे, तभी है वो माना जाएगा। अच्छा ये जानबूझ के तो गलत नहीं करवाया? हाँ। अच्छा आप डिस्कस कर रहे थे, ये बोल गए। चलो आपका मौका है, बताओ जरा। चित्तौड़गढ़, ये तो है वो इनका मौका होता तो। चलो माइनस के हटा देते हैं अब की बार। ठीक है, आंसर है वो चित्तौड़ है। कौन सा है? चित्तौड़। तो वो देखो आपके ग्रुप की बात है, जो भी आंसर पहले देगा उसका माना जाएगा। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में भी जगह पूछ ले तो, अगर चित्तौड़गढ़ में जगह पूछी जाए कि कौन सी जगह से शुरू होता है, तो एक किसान आंदोलन हुआ था, बेगू किसान आंदोलन, है ना, वहां से शुरू होता है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से। माइनस हटा दिया ना तो? अच्छा नहीं नहीं, ये तो पहले का है। -2/3 लिखा था, वो तो हटा ही दिया। पाली जिला है, उस पाली जिले में अरावली वाले क्षेत्र के पास में, यानी अरावली का ये किस्सा है, और उस हिस्से में ग्रेनाइट से बनी हुई पहाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं। किससे बनी हुई? ग्रेनाइट से बनी हुई। और उन ग्रेनाइट से बनी हुई पहाड़ियों वाले हिस्से को जियो हेरिटेज साइट के अंतर्गत है वो इंक्लूड किया गया है। जियो हेरिटेज साइट में
है वो सम्मिलित की जाती हैं जो अपने आप में यूनिक है या बहुत पुरानी है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे है वो ब्लू ग्रीन एल्गी थे, नील हरित शैवाल थे, जिनका विकास बहुत पहले हो गया था और उनके आज भी एविडेंस पाए जाते हैं, साक्ष्य पाए जाते हैं, सबूत पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे ही भारत में भी पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक जियो हेरिटेज साइट है जो अपनी यूनिक चट्टानों की वजह से जियो हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल है, और वो पाली जिले में है, और ये है वो अरावली है, उसी का एक विस्तृत भाग है, अरावली का ही हिस्सा है वो, मान सकते हो आप उसको। और वहां पर ग्रेनाइट है वो चट्टान पाई जाती हैं। वो जगह कौन सी है, उस जगह का नाम बताना है जिसे जियो हेरिटेज साइट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पास। ठीक है, बढ़िया डिसीजन। आगे बताओ, बताना चाह रहे हो या फिर मैं बता दूं? क्योंकि अगर पढ़ावा होगा तो ही ध्यान रहेगा। आरएस में एक टॉपिक था पहले, ये हटा दिया अब की बार, जियो हेरिटेज साइट। मैं बता देता हूं, तुक्का लगना मुश्किल है थोड़ा, बता दूं? ठीक है, सेंदड़ा। कौन सी जगह है? सेंदड़ा। सेंदड़ा में ग्रेनाइट से बनी हुई पहाड़ियां पाई जाती हैं, विशिष्ट आकार की। कैसे आकार की? आकार कैसा है? पढ़ावा है, सर्पिल आकार, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, वो पहाड़ियां हैं, वो हिस्सा शामिल है जियो हेरिटेज साइट में। किसमें है? जियो हेरिटेज साइट में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से। राजस्थान में, अच्छा अब थोड़ा टॉपिक भी तो चेंज करें, बहुत हो गए इससे क्वेश्चन। राजस्थान में कई संरक्षित स्थल हैं। ठीक है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई संरक्षित स्थल हैं। उन संरक्षित स्थलों में से एक संरक्षित स्थल है, वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और वहां पर पानी की कमी पाई जाती है, पानी की कमी पाई जाती है। जैव विविधता बहुत ज्यादा है लेकिन पानी की कमी है। वो जो जैव विविधता कमी वाला क्षेत्र, जहां पर जैव विविधता ज्यादा है, उसको एक साइट है उसके अंतर्गत भी शामिल किया गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जैव विविधता ज्यादा है और उस जैव विविधता का संरक्षण करना जरूरी है। ठीक है, और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए जो जरूरी चीज है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, विश्व प्राकृतिक धरोहर में, और आर्द्र भूमि में भी शामिल है। ठीक है, ऐसी आर्द्र भूमियां राजस्थान में दो हैं, राजस्थान में दो हैं। उनमें से एक जगह ऐसी है जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत, और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत के दो ही स्थल हैं सिर्फ। ऐसी कोई आर्द्र भूमि जो रामसर कन्वेंशन के तहत सम्मिलित है, उसी को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है। पहली चीज है कि वो आर्द्र भूमि रामसर साइट में होनी चाहिए, तब उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। राजस्थान में एक जगह है जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो शामिल किया गया है, वो उस जगह को क्यों शामिल किया गया है ये बताना है। केवला देव। कारण बताओ, कारण क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल क्यों किया गया? क्या है, बताओ जल्दी बताओ। बताना चाह रहे हो या पास है? हाँ, कारण, कारण बताना है। साइबेरियन क्रेन की वजह से।
माइनस लिखा था, इसका मतलब समझे नहीं? कोई बताना चाह रहा है? माइनस मार्किंग नहीं है आप लोगों के लिए। बताना चाह रहे हैं? बताने चाह रहे हैं? हाँ बताएं। जीव जीव जंतुओं से, थोड़ा सा जोर से बोलो। क्या क्या बता रहे हैं? जीव जंतु, हाँ 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 क्या क्या कहना चाह रहे हैं? जोर से बोल के बताओ थोड़ा सा। नहीं, ऐसा कारण नहीं है। अब सुनो उसको, ध्यान से सुनना। अब उसको, अगर कोई भी आर्द्र भूमि स्थल, ध्यान से सुनना, कोई भी आर्द्र भूमि स्थल जो रामसर साइट में शामिल है, अगर वहां पर जैव विविधता को बहुत ज्यादा खतरा है, जैव विविधता को बहुत ज्यादा खतरा है, तो ऐसी जगह की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पूरे भारत में सिर्फ दो ऐसे आर्द्र भूमियां हैं, दो ऐसे रामसर साइट हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं, और उसमें से एक केवलादेव है और दूसरा है वो लोकटक झील मणिपुर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कारण है वो नहीं पता था ना, कारण बताना था। क्या है? क्या है? आपने कहा साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन रीजन नहीं है। एक मिनट, आवाज नहीं। हाँ, कारण पूछा था मैंने, तो कारण आपने, मैंने कारण ही बताया है। फिर उसको मैं तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जगह नहीं बता रहा। मैं तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सवाल है वो, जवाब कैसे सही था? जैविकता को खतरा होता, इसलिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया। मैंने पूछा है क्यों शामिल किया, उन्होंने जवाब दिया कि जीवाश्मों की वजह से। ठीक है, तो आपको कारण बताना था। साइबेरियन सारस कारण नहीं है। अब ध्यान से सुनोगे उसको। कारण, जैविकता को खतरा ज्यादा होता है, ऐसी जगहों को संरक्षित करने के लिए जैविकता को फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है, ये कारण है। पिछले 10 साल से ही नहीं आया है, ये पिछले साल आया था, 10 साल बाद में। क्या है? नहीं नहीं, ये नहीं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये, उसमें आईएएस में पूछा हुआ है। क्या है? रीजन क्या है? देखो, आवाज नहीं, आपस में बात नहीं करो, पहले सुनो उसको। रीजन ये है कि जैविकता का संरक्षण करना जरूरी था, वहां पर जैविकता को खतरा ज्यादा था। जहां पर खतरा ज्यादा होगा ऐसी जगह को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल करेंगे, फिर जैविकता का कंजर्वेशन करेंगे वहां पर। ये तो प्रवासी पक्षी हैं, ठीक है, प्रवासी पक्षियों से है वो, इतनी ज्यादा जैविकता प्रभावित नहीं हो रही। आप सोच के देखो, केवलादेव में कितने हैं वो पक्षी रहे होंगे। लॉर्ड लिनलिथगो ने एक दिन के शिकार का आयोजन किया था। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो ना, लॉर्ड लिनलिथगो पढ़ते हो। लॉर्ड लिनलिथगो को पता चला कि भरतपुर का राजा है वो एक दिन के शिकार का आयोजन करता है। एक दिन के शिकार का मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक कितने पक्षियों का शिकार कर सकता है? लॉर्ड लिनलिथगो ने लगभग 4000 पक्षियों का शिकार किया। इतनी ज्यादा जैविकता थी, नष्ट होने लग गई। क्यों? क्योंकि 29 वर्ग किलोमीटर का एरिया, 2/3 एरिया आर्द्र भूमि था, पानी की कमी की वजह से 1/3 रह गया। 1/3 रह गया तो आगे जैविकता खत्म हो जाएगी, जैविकता खत्म हो जाएगी। यूनेस्को में शामिल क्यों किया था? जैविकता की वजह से। जैविकता का कंजर्वेशन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 2/3 एरिया उसका वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है। पानी की कमी हो गई, पानी की कमी होने से जीव खत्म होने लगे। उसके कंजर्वेशन के लिए उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया कि ऐसा नहीं हो कि बहुत सी प्रजातियां खत्म ही हो जाएं, ठीक है, उसका संरक्षण ही नहीं हो पाए, इसलिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया। सेम स्थिति लोकटक झील की है। लोकटक झील है, उसमें फूमडी पाए जाते हैं। फूमडी क्या होते हैं? फ्लोटिंग आइलैंड, तैरते हुए द्वीप होते हैं, उनको फूमडी कहा जाता है। उस पर बहुत सारी है वो वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। वहां पर भी सेम ऐसी चीज है, धीरे धीरे गाद जमा होने से वन्य जीव जो
जंतु हैं उनकी प्रजातियां खत्म होने लगी, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल करना पड़ा, ये कारण है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मेरे हिसाब से आपने पढ़ा नहीं होगा ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन, दो। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो प्लस में ही है ये डाउट नहीं है। ये किससे पूछा? आप लोगों से पूछा था। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा आप लोगों से पूछा था ना। हाँ फिर इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलो आपसे पहला क्वेश्चन अब। राजस्थान की एकमात्र बालसन झील सांबर झील है। राजस्थान की एकमात्र बालसन झील सांबर झील है। कोई ऐसी पलाया जिसमें है वो कहीं पर अभिकेंद्रीय अपवा तंत्र पाए जाए, जिसमें हो कोई नदी गिरे, ऐसी पलाया को बालसन कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र बालसन है वो सांबर है। सांबर झील है, उसमें मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ठीक है, इसके अलावा बांडी, त्योंद नाला, जपोंक नाला, नालियासर, ठीक है, इसके अलावा देवयानी, ये नदियां गिरती हैं। इसके अलावा एक नदी और गिरती है, एक नदी और गिरती है, ठीक है, मैं वापस बता रहा हूं। मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ठीक है, बांडी, त्योंद नाला, जपोंक नाला, देवयानी और नालियासर, ये 9 नदियां मैंने बता दी। इसके अलावा एक नदी और गिरती है, ठीक है, उस नदी का नाम क्या है? और ये मैंने टफ नहीं पूछा है, ये आए हुए क्वेश्चन में से पूछा मैंने। खंडेला बोल दिया ना, खंडेलिया, खंडेला। जो भी मतलब आपके दिमाग में आ रही बताना चाह रहे हैं, चंबल, बनास, जो भी। पास, ठीक है, कटेगा नहीं, नंबर तो कटेंगे नहीं। साबी नदी है वो नहीं गिरती। चलो मैं बता देता हूं, मेंढा या मंथा तो बता ही दी, मेंढा है उसी का नाम मंथा। चलो और मौका दिया, बताओ। अब तो मैं बता दूं, तुरतमती नदी, क्या नाम है? तुरतमती चलो अगला क्वेश्चन, 5 नदियों के बारे में पूछा हुआ है। तुरतमती, जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे, लिखवा देंगे। 5 नदियों के बारे में पूछा हुआ है, एक मेंढा या मंथा, एक खारी, एक खंडेला या खंडेल, एक रूपनगढ़ और एक तुरतमती। ये 5 ही नदियां पूछी हुई हैं। बाकी 5 जो मैंने बताई थी ना, उसके बारे में नहीं पूछा हुआ, इन 5 के बारे में पूछा हुआ है। तो एक तुरतमती है, उसके बारे में और पूछा हुआ है। राजस्थान में माही नदी से एक पेयजल परियोजना निकाली जाएगी। राजस्थान में माही नदी से एक पेयजल परियोजना निकाली जाएगी, ठीक है। उस पेयजल परियोजना है, उसका नाम है माही उच्च स्तरीय परियोजना, माही हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट, उच्च स्तरीय नहर परियोजना, ये उसका पूरा नाम है। उस नहर परियोजना के द्वारा कितने जिलों को पेयजल प्रदान किया जाएगा? आपको ये बताना है, जिलों के नाम भी नहीं बताने, आप तो ये बता दो कितने जिलों को पेयजल दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी हैं। अभी तो 50 हो गए, तो ऑप्शन खूब हैं।
पास। गुजरात के नहीं, केवल राजस्थान के। ये तो आसान हो गया ना, गुजरात के भी शामिल नहीं करने। माइनस नहीं होगा। चार, 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले। मतलब देखो, तुक, ये प्योर तुक्का मारना चाह रहे थे, लेकिन उसमें भी अफसोस कर रहे हैं कि मतलब मारा होता। अच्छा, 3 जिले बताना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है ही नहीं उसमें। चलो आगे बताओ। माही नदी के द्वारा राजस्थान के दूसरे अणु विद्युत ग्रह है, उसको जल की आपूर्ति की जाएगी। माही नदी के द्वारा राजस्थान के दूसरे अणु विद्युत ग्रह को जल की आपूर्ति की जाएगी और वो अणु विद्युत ग्रह बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। बांसवाड़ा में वहां पर टोटल 4 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाएंगे और हर न्यूक्लियर रिएक्टर 700 मेगावाट का होगा, यानी टोटल 2800 मेगावाट कैपेसिटी होगी। पूरे भारत में आज तक कहीं पर भी 2800 मेगावाट की कैपेसिटी वाला कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है नहीं, और वो बांसवाड़ा में लगेगा। और इस साल उसका निर्माण है 2023 में शुरू हो गया है, ठीक है। और ये 2028 तक है, प्रपोज्ड है कि इससे उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत, राजस्थान में जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है रावत भाटा वाला, उसको चलाने का काम है, यानी वो किसके अधिकार में है, वो काम करता है। जैसे मान लो ये कलाम कोचिंग है, उसके अंडर में है, ये यहां पर है, वो काम चल रहा है। तो वैसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी संस्था है जो इसको है वो चलाने का काम करती है, रेगुलेट करने का काम करती है, उस संस्था का नाम बताना है। बताओ जरा। पास, ठीक है, बताओ जरा। उधर से पास हो गया है तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। क्या बताना चाह रहे हैं? क्या है? एनटीपीसी। कौन सा है? एनटीपीसी है, वो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से। वैसे मैं बता देता हूं, भारत में न्यूक्लियर ज्यादातर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो सारे इसी के अंडर में ही है। रावत भाटा वाला कोई स्पेशल नहीं है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पूरे भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, सोलर पार्क है, वो स्थापित किया गया है। अब ये जो सोलर पार्क है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। ये जो सोलर पार्क है, ये सोलर पार्क अलग अलग चरणों में स्थापित किया गया और इसके टोटल 4 चरण हैं, फेज 4 हैं इसके। इसमें से 2 चरण राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, उसके द्वारा है वो संचालित हैं। पहले 2 चरण, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड, एक 65 मेगावाट का, एक 680 मेगावाट का। इसके अलावा 2 चरण और हैं इसमें। ये जिस सोलर पार्क की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से एक चरण है वो अडानी समूह के द्वारा संचालित है, जो 500 मेगावाट का है, ठीक है, जो 500 मेगावाट का है। इसका एक चरण ऐसा है जो सबसे ज्यादा क्षमता का है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी का है, और वो चरण है वो राजस्थान सरकार की राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है, उसने एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लगाया है।
वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया संयुक्त परियोजना के रूप में, वो दूसरा ग्रुप है, उसका नाम क्या है? ये पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन पूछा है, देखो ऐसे नहीं करना कि है वो टफ है। राजस्थान सरकार के साथ किसने है वो जेवी किया, ज्वाइंट वेंचर जिसने किया? मतलब प्लस हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं पास। बताओ। इन्होंने पास किया है। राजस्थान की तो कंपनी मैंने ही बता दी, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है। दूसरी कंपनी जिसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया वो उसका नाम बताना है। कौन सा है? अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है। नहीं है, अक्षय ऊर्जा निगम नहीं है। मैं बता देता हूं, उस सोलर पार्क का नाम तो समझ गए होंगे, कौन सा? भडला, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो भडला सोलर पार्क है, ये भडला सोलर पार्क, इसके 4 चरण, एक फेज फर्स्ट, ठीक है, फेज सेकंड, फेज थर्ड और फेज फोर्थ। पहले 2 राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है उसके हैं, ठीक है। चौथा चरण है वो अडानी ग्रुप के साथ राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने लगाया है। और तीसरा चरण जो 1000 मेगावाट का है वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है, उसने IL&FS के साथ मिलकर लगाया है। IL&FS ये पूछा हुआ है, अब ऐसे मत करना कि वो हार्ड क्वेश्चन पूछा है। चलो अगला, इतना याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। क्या है? अच्छा माइनस हटा दो। चलो फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, इतना ही याद कर लो बस, बाकी पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। राजस्थान में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पावर प्लांट लगाया गया। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी का मतलब विंड एनर्जी प्लस सोलर एनर्जी दोनों को मिलाकर है वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पावर प्लांट लगाया गया। ये पावर प्लांट जैसलमेर में लगाया गया। कहां लगाया गया? जैसलमेर में। अब अच्छा ये आ रहा था तो मेरे को थोड़ी पता था कि ये आ रहा है, ठीक है। अब ये लगाया गया 390 मेगावाट का। कितने मेगावाट का? 390 मेगावाट का। अब ये अडानी समूह है, उसकी एक कंपनी है, उस कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसके द्वारा ये लगाया गया। अडानी समूह की एक कंपनी, बड़ी कंपनी, उस कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी, ठीक है, उसके अंडर में काम करने वाली एक दूसरी कंपनी, ठीक है। जो मेन कंपनी है जिसके द्वारा ये लगाया गया, जिसकी सब्सिडरी बनी बाद में, उस मेन कंपनी का नाम बता दो। अच्छा आप लोगों का है क्या? ठीक है चलो बताओ। पास, ये लो। इन्होंने पास कर दिया तो आप बता सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा हिंट तो इस क्वेश्चन में ही है। वो फिर भी नहीं होगा। अडानी समूह है, उसकी एक बड़ी कंपनी है जिसके अंडर में एक सब्सिडरी है, जिसने जैसलमेर में 390 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पावर प्लांट लगाया है। तो वो हाइब्रिड एनर्जी पावर प्लांट है, वो जिस बड़ी कंपनी की सब्सिडरी ने लगाया, उस बड़ी कंपनी का नाम क्या? मैं बता देता हूं, आपसे सोचा नहीं जाएगा।
बता दूं? बता देता हूं, बता दूं ना। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, क्या नाम है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। प्लस में तो लेकर आने ही है आपको। चलो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बायोगैस, बायोगैस, बायोमास नहीं, बायोगैस, बायोगैस से रिलेटेड एक योजना चलाएगी जिसका नाम गोबरधन योजना। जिसका नाम क्या है? गोबरधन योजना। गोबर से भी धन कमाया जा सकता है, इसलिए योजना का नाम गोबरधन योजना। ये जो गोबरधन योजना है, आपको ये बताना है कि ये किस जिले में है वो चलाई गई। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। देखो, जालोर, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सा है? जालोर। अच्छा, बराबर आ गए इसलिए। चलो कोई नहीं, चलो आगे है, अगला क्वेश्चन सुनो। केंद्र सरकार की एक योजना है और उस योजना का नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना, जिसका एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप है कुसुम योजना। उस कुसुम योजना के 3 कंपोनेंट हैं, 3 घटक हैं, घटक ए, घटक बी और घटक सी। ठीक है, अब इन 3 घटकों में से जो घटक ए है, घटक ए है, उसके अंतर्गत अगर आपका घर या खेत ग्रिड से 5 किलोमीटर के दायरे में आता है तो आप अपने घर या खेत में सोलर एनर्जी का पावर प्लांट लगा सकते हैं। और जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसको राज्य सरकार को आप बेच सकते हैं। राज्य सरकार इसके लिए एक एग्रीमेंट करती है 25 साल का, और 25 साल तक वो आपसे बिजली है, जो विद्युत है, वो क्रय करेगी, परचेज करेगी, और आपका पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। ठीक है, इस कुसुम योजना के घटक ए के अंतर्गत पूरे भारत का पहला सोलर पावर प्लांट लगाया गया, वो राजस्थान में लगाया गया। वो कहां पर लगाया गया? राजस्थान में। और राजस्थान के जिस गांव में लगाया गया, वो गांव कौन सा है? ये पढ़ा हुआ तो होगा मेरे हिसाब से आप लोगों का, क्योंकि ये पूछा हुआ है। बताना चाह रहे हैं या पास कर रहे हैं? पास, ठीक है। बताओ जरा। कुसुम योजना है, उस कुसुम योजना के 3 घटक हैं, घटक ए, घटक बी और घटक सी। घटक ए के अंतर्गत अगर आपका घर या खेत है, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में सरकार का ग्रिड है, ठीक है, तो आप अपने घर या खेत पर सोलर एनर्जी का पावर प्लांट लगा सकते हैं, और जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, उत्पादित करोगे, वो सरकार को आप बेच सकते हो। इसके लिए 25 साल का आप एग्रीमेंट होता है सरकार के साथ, और उसी रेट पर आपकी बिजली खरीदी जाएगी। ठीक है, ये कुसुम योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत का जो पहला पावर प्लांट लगा, सोलर पावर प्लांट लगा, वो राजस्थान में लगा। और राजस्थान में है वो एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने है वो लगाया, क्योंकि उन डॉक्टर साहब ने अपने खेत में लगवाया ये। और पहले वो अपनी क्लिनिक में है एक सोलर छोटा सा प्लांट लगा रखा था, उससे उनकी बिजली का बिल नहीं आता था, तो वो मोटिवेट हुए, और मोटिवेट हुए तो इस वजह से उन्होंने अपने खेत में लगवा लिया ये। ठीक है, और खेत में लगवाने के बाद में उनकी साल की आमदनी 50 लाख रुपए के आसपास अभी आ रही है। ठीक है, अब ये जिस गांव में लगाया गया, ये गांव का नाम कौन सा है जहां पर ये लगाया गया? और ये आरपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुसुम घटक ए के अंतर्गत। अब ये मेरे को नहीं पता। नहीं, ऐसे नाम बताना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन तो फिर ये भी फिर ऑप्शन मांगेंगे। अब ये मेरे को ध्यान नहीं है।
गांव का नाम बताना है? नहीं, चलो मैं बता देता हूं, ठीक है, भालोजी नाम है उसका। अगर आप, भालोजी कोटपुतली के पास में गांव पड़ता है, ठीक है। एक डॉक्टर थे तो उनकी क्लिनिक थी, तो उन्होंने पहले क्लिनिक पर लगाया, तो प्रयोग है वो सफल रहा। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपने खेत में लगवा लिया। एक व्यक्ति रख रखा है, सोलर पैनल को साफ करने के लिए पानी मारता है, और साल की लगभग 50 लाख रुपए के आसपास उनकी आमदनी होती है। 25 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने वो देखा कि मैं रोज पानी तो मारता ही हूं, तो सोलर पैनल पर पानी गिरता ही है, क्यों ना मैं इस पानी को इकट्ठा करके नीचे है वो अपनी खेती बाड़ी कर लूं। तो उन्होंने फिर आगे खेती बाड़ी और करनी शुरू कर दी उसके साथ साथ। वो अपना काम देखते हैं, और 2 व्यक्ति रख रखे हैं, वो साथ में सब्जियों का भी उत्पादन हो रहा है। सोलर पैनल के नीचे धूप पड़ती नहीं है तो छाया भी हो जाती है, पानी उन सोलर पैनल का काम में ले लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न एग्रीकल्चर करते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी होता कि 3 अक्षर का नाम है, अब 3 अक्षर का तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, चीटिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से है। राजस्थान में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था RSEB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, ठीक है। उस RSEB का है वो, उसको तोड़कर उसके बाद में 5 कंपनियां बनाएगी, विद्युत कंपनियां। इन विद्युत कंपनियों में से एक का काम उत्पादन का है, 3 का काम वितरण का प्रसारण का है या वितरण का है घर घर, और एक का काम है वो ट्रांसमिशन का है। ये 5 कंपनियां बनी, एक उत्पादन की, एक प्रसारण की और 3 वितरण की, टोटल कंपनियां हो गई 5। अब ये जो वितरण वाली कंपनियां हैं, इन वितरण वाली कंपनियों के अंतर्गत, एक कंपनी के अंतर्गत आते हैं 10 जिले, एक के अंतर्गत आते हैं 11 जिले और एक के अंतर्गत आते हैं 12 जिले, तो टोटल 33 जिलों में ये वितरण का काम करती हैं। अब इन वितरण कंपनियों का जहां जहां मुख्यालय है, वहां वहां उन शहरों को केंद्र सरकार के द्वारा सोलर सिटी प्रोग्राम में शामिल किया गया। सोलर सिटी प्रोग्राम है, उसमें शामिल किया गया 3 शहरों को, ठीक है, जो वितरण कंपनियां हैं उनका मुख्यालय जहां पर है। केंद्र सरकार ने एक और शहर है जिसको सोलर सिटी में कार्यक्रम में शामिल करने के लिए इंक्लूड करने की बात कही है। वो शहर कौन सा है जिसको शामिल करने की बात कही गई है? अच्छा पास, चलो ठीक है। अच्छा बताना चाह रहे हैं? अच्छा आप लोगों का था क्या क्वेश्चन? तो इन्हीं का था, तो ये पास कर रहे हैं ना? अच्छा पास नहीं कर रहे, ठीक है ठीक है। कोटा, पुष्कर, तो ये तो चला के गलत किया। क्या है? नहीं नहीं, ये चीज तो गलत है, देखो। क्योंकि अगर सर्च करोगे तो फिर मैं उतना ही जटिल कर दूंगा, वो सर्च में मिलेगा नहीं। नहीं देखो, वो वो कहते हैं पंच परमेश्वर होता ना, तो वो उनके खुद की ईमानदारी होती है, तो वो तो आपको खुद को हो देखना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं करना। अगर सर्च कर रहे हो तो फिर नहीं करना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है वो बताते हैं। क्या है? सर्च किया है?
अच्छा ईमानदारी से बता दो, मैं जीरो करूं या है वो ईमानदारी से, माइनस तो नहीं, ईमानदारी से बता दो, सर्च किया है कि ईमानदारी से बात। चल एक क्वेश्चन आपसे मैं एक्स्ट्रा पूछ लूंगा, ठीक है, तब बैलेंस हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन सुनो। वो तो गलत बताया था इसलिए माइनस में रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन सुनो, उसको ध्यान से सुनो। राजस्थान सरकार है, उस राजस्थान सरकार ने भविष्य में जयपुर शहर को पीने के पानी कमी नहीं हो, क्योंकि वैकेंसी निकलेगी तो बच्चे तैयारी करने आएंगे, तैयारी करने आएंगे तो पीने का पानी कम पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो कि जयपुर में जो बच्चे आ रहे हैं उनको पीने का पानी कम रहे, क्योंकि जो राजधानी नगर होते हैं उनकी पेयजल की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए राजस्थान सरकार चाहती है कि बीसलपुर का पानी है वो राजस्थान के लिए कम पड़ेगा भविष्य में। उसका कारण है, बीसलपुर बांध बनने के बाद में आज तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि बीसलपुर पूरी तरह से भरा है, वरना बीसलपुर भी नहीं भरा। इसलिए भविष्य में ऐसा नहीं हो कि जयपुर का है वो पानी कम हो जाए, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत है वो एक बांध बनाया गया, लेकिन उस बांध पर बाद में कोर्ट ने रोक लगा दी, ठीक है। और वो बांध है वो जिस गांव में बन रहा था, जिस गांव में बन रहा था, जिस जगह पर बन रहा था, उस जगह का नाम बताना है। चलो थोड़ा वर्णन और बता देता हूं मैं। गहलोत सरकार के लिए उस बांध के लिए 2500 करोड़ रुपए की है वो अमाउंट है वो शुरुआत में दी गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा फंड नहीं था, तो शुरुआत करने के लिए है वो कहा गया था। और उस बांध से जयपुर को भविष्य में पानी है वो मिलने की चांस है, संभावना है। वो बांध जिस जगह पर है उस जगह का नाम बताओ, ये बताएंगे। रामगढ़। उस जगह का नाम जहां पर वो बांध है क्या है? इसरदा नहीं। अब मैं बताता हूं, सुनो अब। राजस्थान की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। उस परियोजना में कई नदियों को आपस में लिंक किया जाएगा। उसमें से एक नदी है काली सिंध नदी। उस काली सिंध नदी पर एक गांव है एबरा गांव, और एबरा गांव है उसमें नवनेरा बैराज या नवनेरा बांध का निर्माण है वो किया जाना था। काम शुरू कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कोर्ट में चली गई कि साहब ये नदी हमारे यहां से भी जाती है। इस वजह से उस बांध के निर्माण को रोक दिया गया। उस काली सिंध के पानी को है वो जयपुर में सप्लाई किया जाएगा बीसलपुर के माध्यम से होते हुए, ठीक है। तो ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी है, उसके तहत ये बांध है, ये बन रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश ने अड़ंगा लगाया इसलिए रोक दिया गया। चलो अगला क्वेश्चन। एबरा, नवनेरा बैराज या नवनेरा बांध, गांव का नाम एबरा, ठीक है। आगे दिगोद तहसील है, दिगोद तहसील का गांव है। चलो अगला क्वेश्चन। चंबल नदी पर राजस्थान में खूब सारी परियोजनाएं बनाई गई, ठीक है। उनमें से उनमें से एक परियोजना ऐसी है जिसका नाम है काली तीर परियोजना। जिसका नाम क्या है? काली तीर परियोजना। ये काली तीर परियोजना सिंचाई के लिए बनाई गई। इसके लिए? सिंचाई के लिए। चंबल नदी के पानी को कम में लिया जाएगा और लिफ्ट करके है वो नहर निकाली जाएगी और नहर से सिंचाई करेंगे। ये काली तीर परियोजना राजस्थान के किस जिले में सिंचाई से संबंधित है, यह बताना है। चंबल नदी से है।
सवाई माधोपुर। नहीं, धौलपुर। कौन सी जगह है? धौलपुर। चलो अगला क्वेश्चन। ये जो चंबल नदी है ना, इसकी एक सहायक नदी है, और उस सहायक नदी है उसका नाम है कुन्नू। क्या नाम है? कुन्नू। और कुन्नू मध्य प्रदेश में कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर पहली बार भारत में चीते लाए गए थे, जो 1952 में विलुप्त हो गए थे। ठीक है, तो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, उससे एक नदी निकलती है, होकर प्रवाहित होती है, जिसका नाम कुन्नू नदी। और कुन्नू चंबल की सहायक। ये कुन्नू राजस्थान में, ये कुन्नू राजस्थान में किस जिले से होकर प्रवाहित होती है, ये बताना है। आसान सा क्वेश्चन। झालावाड़ नहीं है। अब बताओ। 12 सही है। चलो अगला क्वेश्चन। चंबल नदी की एक सहायक नदी, चंबल नदी की एक सहायक नदी, और वो सहायक नदी है अच्छा माइनस हटा दो। अगर ये माइनस देख लेते ना तो दो गलत नहीं होते हैं। चलो सुन, चंबल नदी की एक सहायक नदी, और वो सहायक नदी प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाकर फिर मध्य प्रदेश में जाती है। प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, और फिर मध्य प्रदेश में जाती है, फिर चंबल से मिल जाती है। उस सहायक नदी का नाम क्या है? अच्छा पास बताओ। पास नहीं है। क्या है? कौन सी? किन्नू नदी, ईरू नदी। ईरू तो माही की सहायक नदी है। देखो मैंने पहले ही कहा था। बताओ जरा। एक बार तुक्का मार सकते हो, माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो एक बार तो तुक्का चल ही जाएगा। कौन सी? काली, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, मैं बता देता हूं। उस नदी का नाम है सिवान नदी। कौन सी नदी? सिवान नदी। मेरे को पता था ना, तो तुक्का मारोगे, तुक्का मारोगे गलत होगा। चलो ठीक है, अगला। इसमें बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये भी पता नहीं है। 5 6 गलत। एक ही बचेगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। राजस्थान में
कई जगह तेंदुआ पाया जाता है। राजस्थान में कई जगह तेंदुआ पाया जाता है, और तेंदुआ है उसको पेंथर या लेपर्ड भी कहा जाता है। लेकिन अगर तेंदुए का रंग काला हो तो उसे बघेरा कहा जाता है, क्योंकि मोगली आपने देखा हुआ है ना। राजस्थान में एक ऐसा एरिया है जहां पर यह बघेरा पाया जाता है। बघेरा सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर यह पाया जाता है। आपको सिर्फ उस जिले का नाम बताना है जहां पर यह बघेरा पाया जाता है। काले रंग का तेंदुआ, मैं तेंदुआ नहीं पूछ रहा, काले वाला तेंदुआ बघेरा है उसके बारे में पूछ रहा हूं। ये जिस जिले में पाया जाता है उस जिले का नाम बताना है। पास है, ठीक है। एक तुक्का तो 33 जिलों में से एक मार ही सकते हो। सिरोही नहीं, यह है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर में जैसमंद झील है, तो जैसमंद झील सबसे बड़ी झील, तो उस झील के आसपास वाले एरिया में पाई जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन तो इनसे पूछेंगे ना। राजस्थान में एक वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में एक वनस्पति पाई जाती है, और वो वनस्पति उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या शुष्क मानसूनी वनों के अंतर्गत आती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या शुष्क मानसूनी वनों के अंतर्गत आती है, ठीक है। और उस वनस्पति के अंतर्गत एक पेड़ पाया जाता है, और उस पेड़ से प्राप्त होता है कत्था। उस पेड़ से क्या प्राप्त होता है? कत्था प्राप्त होता है। अब ये कत्था दो प्रकार का होता है। एक लाल कत्था होता है जो पान के लगाया जाता है, और दूसरा सफेद कत्था होता है जो आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में काम में लिया जाता है। एक लाल कत्था और एक सफेद कत्था। अब ये जो कत्था है, ये एक वृक्ष है, उसकी लकड़ी को पहले कढ़ाई में उबाला जाता है, उसके लकड़ी के गुटके किए जाते हैं, और लकड़ी के गुटके कर उसको उबाला जाता है, उबाल कर उसको फिर कपड़े से छाना जाता है, छानकर उसके बाद में उसको भेजा जाता है, ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, उसमें पाया जाता है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वनों में भी पाया जाता है, दोनों क्षेत्रों में आता है। और इसके वृक्ष राजस्थान में भी पाए जाते हैं, इसके वृक्ष राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वृक्ष है, इसका वानस्पतिक नाम अकेशिया है, उससे शुरू होता है, अकेशिया से, ठीक है। इस वृक्ष का नाम है वो क्या है? अच्छा, मैं ऑप्शन देता हूं आपको। अब ये जो नाम, इन्होंने नाम तो सही बताया है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि नाम सही नाम क्या है, ठीक है। नाम तो सही बताया है, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि वृक्ष कौन सा है। अरे मैं तो बैलेंस्ड करने के लिए है वो, जानबूझ के। आंसर सही है इनका, लेकिन दो ऑप्शन है, आपको उसमें से चुनना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो वो कौन सा बोल रहे हो, ए या बी? ए, फिर ठीक है। ये तो खैर तो बोल ही दिया था इन्होंने, लेकिन मैं ये सुनना चाह रहा था कि ये कैर बोल रहे हैं या खैर बोल रहे हैं। खैर, इसका इंग्लिश का नाम भी यही है, KHAIR, खैर ट्री है वो बोला जाता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा है वो उत्पादन कहां किया जाता है कत्थे का, कत्थे का उत्पादन
पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा किया जाता है? अच्छा, ये बोनस क्वेश्चन है, दोनों को एक एक मौका मिलेगा, एक आपको और एक इनको, ठीक है? माइनस होगा, गलत पर माइनस होगा, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा कत्थे का उत्पादन करता है? पहले आपको मौका है, गलत बताओगे आपका भी नंबर कटेगा, ये गलत बताएंगे इनका भी नंबर कटेगा। बताना चाह रहे हो या नहीं बताना चाह रहे? नहीं बता, क्वेश्चन तो ये तो दोनों के लिए वैसे है, बता, अगर आप नहीं बताओगे तब ये बताएंगे, और ये गलत बताएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा, बताना चाह रहे हैं? नहीं बताना चाह रहे, बताना चाह रहे हैं? नहीं बताना चाह रहे? चलो ठीक है, चलो अब मैं ही बता देता हूं, ठीक है? ये समझदारी वाला डिसीजन था, नहीं बताया तो। अच्छा, अगर आपसे तुक्का लगाने को कहा जाता तो कौन सा तुक्का लगाते? एमपी, मध्य प्रदेश। आप कौन सा लगाते? महाराष्ट्र। मैं बता देता हूं, दोनों ही गलत हैं। चलो ठीक है, देखो, 1 3, किनका? नहीं, वो देख के बताए, जो भी है वो देखा जाएगा। 3 4 5, ठीक है? 1 2 और 3, प्लस के 6 हैं और माइनस के 5 इंटू 2/3, ठीक है? आप लोगों को देखते हैं, 3 2 3 4 5 6, ठीक है? 1 2 3 और 4। क्या है? नहीं नहीं, लास्ट का तो उन्होंने तो खैर ही बोला था, मैं तो जानबूझ के इसलिए पूछा कि कैर अलग होता है, खैर अलग होता है। उन्होंने खैर ही बोला था, लेकिन मैं फिर भी जानबूझ के ट्राई कर रहा था कि है वो गलत करते हैं क्या। अच्छा, क्वेश्चन हार्ड थे या आसान थे? हार्ड थे, लास्ट में तो आसान ही थे। अब कई तो बहुत आसान थे जो जानबूझकर गलत किया आप लोगों ने। मेरे को लगा कि आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने कहा पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, भारत का 70% कत्था हिमाचल प्रदेश में उत्पादित किया जाता है, और 2 प्रकार का होता है, एक लाल और एक सफेद, और वहां से है वो बाकी राज्यों में भेजा जाता है।